तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक ऐतिहासिक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं, जो कि उन पीडीएफ इमेजेस पर आधारित हैं जिनका हमने काफी गहराई से अध्ययन किया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की। ओके, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। ये कोई साधारण सिलिकॉन की चिप नहीं है। ये जो डायग्राम्स हैं ये दरअसल ये दिखाते हैं कि कैसे डेटा का प्रवाह, लॉजिक और निर्देशों का एग्जीक्यूशन एक बहुत ही सटीक कोरियोग्राफी के तहत होता है। और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि आज दुनिया में जो भी आधुनिक प्रोसेसर मौजूद है, चाहे वो बड़े सर्वर फार्म्स में हो या सुपर कंप्यूटर्स में, राइट, उनमें भले ही आज अरबों ट्रांजिस्टर लगे हों, उनका आकार भले ही सिकुड़कर नैनोमीटर्स में आ गया हो, लेकिन अगर हम उनके मूल डीएनए को गहराई से देखें, वो आज भी 8085 जैसा ही है। बिल्कुल, वो आज भी इसी 8085 प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर ही आधारित है। मतलब 8085 के इस 8 बिट आर्किटेक्चर को समझना वास्तव में आधुनिक हार्डवेयर के मूलभूत लॉजिक को समझने के बराबर है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर का इतिहास नहीं है, यह समझना है कि डिजिटल दुनिया असल में सोचती कैसे है। जब हम इस चिप के अंदर झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे ये 40 पिन का एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर पूरी दुनिया को बदलने वाला था। बिल्कुल, और किसी भी सिस्टम के सोचने या काम करने के तरीके को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो संचार कैसे करता है, मतलब वो कम्युनिकेट कैसे करता है और अपनी जानकारी को कहाँ सुरक्षित रखता है। सही कहा, नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन सबसे बेसिक चीज है। हाँ, तो हम इसे एक शहर के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक शहर को ही ले लीजिए। अगर शहर में सड़कें ही ना हो तो कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, है ना? एकदम सही एनालॉजी है। बिना रास्तों के शहर काम नहीं कर सकता। राइट। इसी तरह 8085 के पास अपना खुद का एक नर्वस सिस्टम है, जिसे ट्राइबस सिस्टम कहा जाता है। पीडीएफ में इसे बहुत ही विजुअल तरीके से दिखाया गया है। इसमें 3 मुख्य रास्ते होते हैं। हाँ, और वो तीनों बसें अपना अलग अलग काम करती हैं। एग्जैक्टली। सबसे पहला रास्ता है एड्रेस बस। ये 16 बिट चौड़ाई की होती है, यानी A0 से लेकर A15 तक, और ये एक तरफा या यूनिडायरेक्शनल रास्ता है। मतलब डेटा सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है। हाँ, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कुरियर वाले को शहर में किसी खास घर का पता ढूंढना हो। ये बस केवल एड्रेस बताने का काम करती है। और फिर आती है दूसरी बस। राइट। दूसरी है डेटा बस, जो कि 8 बिट चौड़ाई की होती है, यानी D0 से D7 तक। लेकिन ये दोनों तरफ जाने वाली, यानी बाई डायरेक्शनल है। हाँ, क्योंकि डेटा को लाना भी होता है और ले जाना भी। बिल्कुल, ये असल में उस डिलीवरी ट्रक की तरह है जो पते पर पहुंचकर सामान लाता भी है और वहां से नया सामान लेकर वापस भी जाता है। बहुत बढ़िया तरह से समझाया आपने। कि ट्रैफिक लाइट्स की तरह काम करती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग चुनौती सामने आती है जो मुझे काफी इम्प्रेसिव लगी। अच्छा, वो क्या? देखिए, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में फिजिकली केवल 40 पिन होते हैं। राइट, मैंने डायग्राम में वो 40 पिन देखे थे। हाँ, तो अब सोचिए अगर 16 पिन सिर्फ एड्रेस के लिए दे दिए जाएं, 8 पिन डेटा के लिए और बाकी पिन पावर या कंट्रोल सिग्नल्स के लिए लगा दिए जाते, तो जगह ही नहीं बचती। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। 40 पिन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए इंजीनियरों ने एक बहुत ही चतुर तरीका निकाला जिसे मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, ये कैसे काम करता है? उन्होंने AD0 से लेकर AD7 नाम के कुछ खास पिन्स बनाए जो एड्रेस और डेटा दोनों का काम एक ही तार पर करते हैं। वेट, एक ही तार पर एड्रेस और डेटा दोनों? मशीन कंफ्यूज नहीं होती? यही तो मैजिक है। अब सवाल ये है कि मशीन को कैसे पता चलेगा कि कब ये पिन पता बता रहा है और कब ये पिन सामान या डेटा ले जा रहा है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। इसके लिए कंट्रोल बस में एक खास सिग्नल होता है जिसे ALE कहते हैं, यानी एड्रेस लैच इनेबल। ओके, ALE। हाँ, जब ये ALE सिग्नल हाई होता है तो प्रोसेसर बाकी सिस्टम से कहता है कि ध्यान दो, अभी जो जानकारी इन तारों पर है वो एक एड्रेस है। अच्छा। और जैसे ही ALE लो हो जाता है, वही सेम तार डेटा ले जाने का काम करने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ही सड़क को दिन में तेज हाईवे की तरह इस्तेमाल किया जाए और रात में वही सड़क एक लोकल बाजार बन जाए। ये तो स्पेस बचाने का मतलब एक जीनियस तरीका हुआ। एक ही पिन से 2 काम ले लिए। बिल्कुल,
उस जमाने में सिलिकॉन पर जगह बचाना बहुत बड़ी बात थी। मेक सेंस। तो अब मान लीजिए कि डिलीवरी ट्रक यानी डेटा बस उस डेटा को लेके प्रोसेसर के अंदर आ गई है। अब वो सामान कहाँ रखा जाएगा? क्योंकि डेटा आ तो गया, पर उसे रखने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए। हाँ, इसके लिए प्रोसेसर के अंदर कुछ खास और बहुत तेज मेमोरी की जगहें होती हैं, जिन्हें रजिस्टर एरे कहा जाता है। रजिस्टर एरे, ओके। ये रजिस्टर्स एरे तुरंत काम आने वाले डेटा को मैनेज करने के लिए प्रोसेसर की अपनी एक वर्किंग डेस्क की तरह काम करता है। मतलब जहां वो तुरंत काम कर सके। एग्जैक्टली। जब प्रोसेसर किसी डेटा पर काम कर रहा होता है तो वो बार बार बाहर मुख्य मेमोरी तक नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। राइट, मेन मेमोरी थोड़ी दूर होती है और स्लो भी। हाँ, इसलिए वो डेटा को इन 8 बिट के जनरल पर्पस रजिस्टर्स में रख लेता है। पीडीएफ में आपने इनके नाम देखे होंगे, बी, सी, डी, ई, एच और एल। हाँ, मैंने ये लेटर्स देखे थे ब्लॉक डायग्राम में। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर प्रोसेसर को किसी बड़े 16 बिट के नंबर या एड्रेस को संभालना हो तो ये 8 बिट के रजिस्टर्स आपस में जोड़े बना लेते हैं। अच्छा, मतलब वो कंबाइन हो जाते हैं? बिल्कुल, जैसे बी और सी मिलकर बीसी पेयर बना लेते हैं, वैसे ही डीई और एचएल पेयर। ये तो काफी स्मार्ट है। हाँ, और इनके अलावा इस डेस्क पे 2 बहुत ही खास और महत्वपूर्ण पॉइंटर्स भी होते हैं जो पूरे सिस्टम को दिशा देते हैं। वो कौन से हैं? पहला है स्टैक पॉइंटर या एसपी। ये टेम्पररी मेमोरी स्टैक के सबसे ऊपरी हिस्से यानी टॉप को ट्रैक करता है। स्टैक मतलब जैसे किताबों का ढेर। एग्जैक्टली। जब भी कोई इमरजेंसी काम आता है तो प्रोसेसर अपना मौजूदा काम इसी स्टैक में सेव कर देता है। और दूसरा जो पॉइंटर है वो है प्रोग्राम काउंटर या पीसी। प्रोग्राम काउंटर, इसका क्या काम है? ये प्रोसेसर का वो हिस्सा है जो भविष्य देखता है। भविष्य देखता है मतलब इसे हमेशा ये पता होता है कि अगला कदम क्या उठाना है। ये हमेशा अगले निर्देश या इंस्ट्रक्शन का सटीक 16 बिट एड्रेस होल्ड करके रखता है। वेट, एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, बताइए। अभी हमने बात की कि जो डेटा बस है वो 8 बिट की है। मतलब जो डिलीवरी ट्रक है उसकी कैपेसिटी एक बार में केवल 8 बिट डेटा ले जाने की है। हाँ बिल्कुल। तो फिर एड्रेस बस और इस प्रोग्राम काउंटर को 16 बिट का होने की क्या जरूरत है? क्या ये रास्ते और ट्रक के आकार में कोई बहुत बड़ा मिसमैच नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और अक्सर लोग इस पॉइंट पर आके उलझ जाते हैं। हाँ, क्योंकि देखने में ये अजीब लगता है। देखने में ये मिसमैच जरूर लगता है, लेकिन असल में ये प्रोसेसर की सबसे बड़ी ताकत का राज है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। ओके। डेटा की प्रोसेसिंग भले ही छोटे 8 बिट के टुकड़ों में हो रही हो, लेकिन 16 बिट की एड्रेस बस प्रोसेसर को एक बहुत बड़ी मेमोरी स्पेस तक पहुंचने की आज़ादी देती है। मतलब वो ज्यादा जगहों तक पहुंच सकता है। एग्जैक्टली। 16 बिट का मतलब है 2 की पावर 16 यानी 65,536। 65,536? हाँ। अब सोचिए, अगर एड्रेस बस भी केवल 8 बिट की होती तो प्रोसेसर केवल 2 की पावर 8 यानी महज 256 मेमोरी लोकेशंस तक ही पहुंच पाता। ओ, सिर्फ 256 बाइट्स? हाँ, और 256 बाइट्स की मेमोरी में तो कोई ढंग का प्रोग्राम भी नहीं लिखा जा सकता। ये तो बहुत ही कम है। मतलब एक छोटा सा टेक्स्ट फाइल भी नहीं आएगा इसमें। बिल्कुल। तो 16 बिट की एड्रेस बस प्रोसेसर को एक विशाल गोदाम में कहीं भी जाने का नक्शा देती है। हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है। प्रोसेसर उस 65,000 कमरों वाले विशाल गोदाम के किसी भी कमरे का दरवाजा खोल सकता है, भले ही वो एक बार में वहां से केवल 8 बिट का छोटा सा बॉक्स ही क्यों ना उठा के लाए। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। नक्शा बहुत बड़ा है, भले ही बॉक्स छोटा हो। एग्जैक्टली। तो चलिए मान लेते हैं कि बसें डेटा को ले आईं और रजिस्टर्स ने उस डेटा को अपनी वर्किंग डेस्क पर होल्ड कर लिया। हाँ, डेटा अब डेस्क पर है। लेकिन सिर्फ गोदाम से बॉक्स उठाकर डेस्क पर रख देने से तो कंप्यूटिंग नहीं होती है ना। किसी न किसी को तो उन बॉक्सेस को खोलना होगा और असल में गणित लगाना होगा। वो सब काम कहाँ होता है? वो काम प्रोसेसर के सबसे अहम हिस्से में होता है, जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU कहा जाता है। ओके, ALU। हाँ,
यही वो जगह है जहाँ सारा जोड़ना, घटाना और लॉजिकल तुलना करने का काम होता है। और यहाँ पर एक रजिस्टर की भूमिका बहुत ही खास हो जाती है, जिसे एक्यूमुलेटर या रजिस्टर ए कहते हैं। राइट। मैंने इस एक्यूमुलेटर के बारे में पीडीएफ में पढ़ा था। हाँ, बिना इसके एएलयू काम ही नहीं कर सकता। इसके बारे में पढ़ने पर मुझे एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी सूझी थी। अच्छा, बताइए। हम एक्यूमुलेटर को एक ऐसे मिक्सिंग बाउल की तरह सोच सकते हैं जिसमें आप कच्चा सामान डालते हैं। ओके, लाइक बेकिंग करते वक्त। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मान लीजिए आपको 2 नंबर जोड़ने हैं, तो पहला नंबर अनिवार्य रूप से इसी बाउल यानी एक्यूमुलेटर में होना ही चाहिए। बिल्कुल सही। फिर एएलयू दूसरा नंबर किसी और रजिस्टर से लाता है, फिर वो उन दोनों को जोड़ता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि गणना के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी वापस उसी में जाता है। एग्जैक्टली। वो रिजल्ट भी एक मैंडेटरी डेस्टिनेशन के रूप में वापस उसी एक्यूमुलेटर वाले बॉल में ही आकर गिरता है। अरे वाह! यानी जो पहले इनपुट था वही अब ओवरराइड होके आउटपुट बन जाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। और अगर हम इससे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो सिर्फ गणितीय गणना करना ही काफी नहीं है सिस्टम के लिए। जरा सोचिए, एक तरफ एएलयू अपना काम कर रहा है, रजिस्टर डेटा को होल्ड कर रहे हैं, बस सिस्टम डेटा को इधर उधर ले जा रहा है और मेमोरी डेटा भेज रही है। हाँ, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। एग्जैक्टली। तो इन सबको एक साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना, वरना पूरा सिस्टम आपस में ही टकरा कर क्रैश हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक पुलिस के बिना शहर का ट्रैफिक जैम हो जाएगा। बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की। ओके, ये क्या करता है? ये यूनिट प्रोसेसर के भीतर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह काम करती है, जो सबको निर्देश देता है कि कब क्या बजाना है। हाँ, ये अपने पास मौजूद क्लॉक सिग्नल्स जैसे CLK आउट और रीड राइट सिग्नल्स का इस्तेमाल करती है, और स्टेटस सिग्नल्स का भी इस्तेमाल करके हर एक ऑपरेशन की टाइमिंग तय करती है। मतलब ये डिसाइड करती है कि कौन कब काम करेगा। एग्जैक्टली। ये सुनिश्चित करती है कि डेटा बस पर तभी आए जब मेमोरी उसे पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। राइट। अगर एएलयू को रिजल्ट एक्यूमुलेटर में डालना है तो ये कंट्रोल यूनिट ही उसे सही माइक्रोसेकंड पर ऐसा करने का आदेश देती है। बाप रे, ये तो बहुत प्रिसीजन का काम है। बहुत ज्यादा। अगर एक भी इलेक्ट्रिकल पल्स आगे पीछे हुई तो पूरी की पूरी मशीन उसी वक्त रुक जाएगी। ये तो ऐसा हुआ कि मशीन के अंदर की दुनिया बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह सटीकता से चल रही है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। हाँ, डिजाइन तो ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा और भी दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि कोई भी मशीन हमेशा परफेक्ट नहीं होती। मतलब जब प्रोसेसर 1 सेकंड में लाखों कैलकुलेशन कर रहा हो, तो उस सिलिकॉन के बेजान टुकड़े को ये कैसे पता चलेगा कि उससे कोई गलती हो गई है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। या मान लीजिए रिजल्ट नेगेटिव आ गया है, या फिर नंबर इतना बड़ा हो गया है कि वो उस 8 बिट के बॉक्स में फिट ही नहीं आ रहा। मशीन को ये सब कैसे पता चलता है? यहीं पर एएलयू का अपना डायग्नोस्टिक सिस्टम काम आता है, जिसे फ्लैग रजिस्टर कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, पीडीएफ में एक पूरा सेक्शन इसी फ्लैग रजिस्टर पर था। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए प्रोसेसर को एक निर्देश मिला कि 3 में से 5 घटाओ। अब एएलयू अपना काम करेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा -2, जो कि नेगेटिव नंबर है। एग्जैक्टली। अब ये एक आम नंबर तो है नहीं, तो एएलयू तुरंत फ्लैग रजिस्टर में मौजूद साइन फ्लैग या एस फ्लैग को 1 कर देगा। अच्छा, तो ये 1 होना प्रोसेसर को बताता है कि रिजल्ट नेगेटिव है। बिल्कुल। इसी तरह अगर मान लीजिए किन्हीं 2 नंबरों को घटाने पर रिजल्ट बिल्कुल 0 आता है, तो 0 फ्लैग यानी Z फ्लैग ट्रिगर हो जाता है। ये तो बिल्कुल हमारी कार के डैशबोर्ड पर जलने वाली वार्निंग लाइट्स की तरह हो गया। हाँ, बहुत हद तक वैसा ही। जैसे इंजन ज्यादा गर्म हुआ तो एक लाल लाइट जल गई, तेल कम हुआ तो दूसरी लाइट जल गई। फ्लैग रजिस्टर प्रोसेसर को उसकी अंदरूनी सेहत और रिजल्ट्स के बारे में बता रहा है। बहुत सही तुलना की आपने। और इसमें एक बहुत ही अनोखा फ्लैग भी होता है, जिसे ऑक्सिलियरी कैरी फ्लैग या AC फ्लैग कहते हैं। अच्छा, इसका काम बाकी फ्लैग से अलग है क्या? हाँ, इसका काम थोड़ा अलग है। जब लोग डिजिटल घड़ियां या कैलकुलेटर बनाते हैं, तो वो इंसानों के पढ़ने लायक नंबर यानी BCD का इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। राइट, BCD के बारे में सुना है मैं। तो BCD में 8 बिट के नंबर को 2 4 बिट के हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। अगर कैलकुलेशन करते वक्त
निचले 4 बिट से कोई हासिल या कैरी ऊपरी 4 बिट में जाता है तो ये AC फ्लैग ऑन हो जाता है। ओके, तो ये 4 बिट का ओवरफ्लो ट्रैक करता है। एग्जैक्टली इसके बिना कैलकुलेटर सही तरीके से इंसानी नंबरों को जोड़ नहीं पाएगा। वाह, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक यूज केस हो गया। मैंने उस डायग्राम में एक पैरिटी फ्लैग भी देखा था, P फ्लैग। हाँ, पैरिटी फ्लैग वो तब ऑन होता है जब रिजल्ट में 1 की संख्या सम यानी इवन होती है। इसका क्या फायदा है? ये बेसिकली डेटा में एरर चेक करने के काम आता है कि कम्युनिकेशन के दौरान कोई बिट बदल तो नहीं गया। समझ गया। और एक कैरी फ्लैग यानी CY भी तो होता है। हाँ बिल्कुल, जब पूरे 8 बिट का गणित ओवरफ्लो हो जाता है यानी रिजल्ट 255 से बड़ा हो जाता है। मतलब उस 8 बिट के बॉक्स से बाहर छलकने लगता है। हाँ, जब वो बॉक्स में फिट नहीं आता तब ये कैरी फ्लैग ट्रिगर होता है। तो फ्लैग्स तो हो गए अंदरूनी चेकिंग के लिए, लेकिन प्रोसेसर कोई बंद डिब्बा तो है नहीं, उसे बाहरी दुनिया के साथ भी काम करना होता है। बिल्कुल, उसके बिना तो कंप्यूटर किसी काम का ही नहीं है। राइट, जैसे हम कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, माउस चलाते हैं या कोई सेंसर जुड़ा होता है, तो बाहरी हार्डवेयर की तत्काल मांगों को ये प्रोसेसर कैसे संभालता है? मैंने PDF में इंटरप्ट्स नाम का एक पूरा सेक्शन देखा है। हाँ, इंटरप्ट्स बहुत क्रूशियल होते हैं। इसमें कुछ अजीब से नाम लिखे हैं, लाइक ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5 और INTR। ये सब क्या हैं और इनमें फर्क क्या है? इंटरप्ट्स असल में बाहरी दुनिया का तरीका है प्रोसेसर का ध्यान अपनी ओर खींचने का। मतलब लाइक प्रोसेसर को डिस्टर्ब करना? एक तरह से हाँ, और इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है इनकी प्रायोरिटी यानी प्रायोरिटी को देखना। प्रायोरिटी मतलब कौन सा इंटरप्ट ज्यादा जरूरी है? एग्जैक्टली हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान अपने ऑफिस में किसी बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ओके। तभी उसके डेस्क पर रखा फोन बजने लगता है। अब ये जो फोन कॉल है ना, ये मास्केबल इंटरप्ट की तरह है, जैसे कि RST 7.5, 6.5 और 5.5। मास्केबल मतलब जिसे इग्नोर किया जा सके? हाँ, वो इंसान चाहे तो इस फोन कॉल को इग्नोर कर सकता है, उसे साइलेंट कर सकता है और अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है। मेक सेंस। प्रोसेसर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो चाहे तो कुछ समय के लिए इन इंटरप्ट्स को डिसेबल कर सकता है ताकि अपना मौजूदा काम निपटा सके। अच्छा, तो ये फोन कॉल की तरह हुए। फिर TRAP क्या है? अब मान लीजिए कि ऑफिस की बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लगता है। ओह, तो आग लगी है। हाँ, ये ट्रैप इंटरप्ट की तरह है जो कि नॉन मास्केबल होता है। मतलब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, फायर अलार्म को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आग लगी है तो काम छोड़कर भागना ही पड़ेगा। सही बात है। ठीक इसी तरह ट्रैप एक ऐसा इमरजेंसी सिग्नल है जिसे प्रोसेसर कभी भी डिसेबल या इग्नोर नहीं कर सकता। अगर ट्रैप सिग्नल आया तो प्रोसेसर को अपना मौजूदा काम तुरंत छोड़कर उस इमरजेंसी पे इमीडिएट एग्जीक्यूशन करना ही पड़ता है। वाह, फायर अलार्म और फोन कॉल वाला ये उदाहरण तो बिल्कुल सटीक है। इससे बहुत आसानी से समझ आ जाता है ना? और इन सब में INTR सबसे कम प्राथमिकता वाला इंटरप्ट होता है, जिसे प्रोसेसर सबसे आखिर में फुर्सत मिलने पर अटेंड करता है। लाइक कोई ऐसा ईमेल जिसे बाद में पढ़ा जा सकता है। एग्जैक्टली। तो चलिए, अब तक हमने इस पूरे प्रोसेसर रूपी शहर का जायजा ले लिया है। हमने रास्तों यानी बसों को देख लिया, रजिस्टर्स की वर्किंग डेस्क समझ ली, हाँ, और ALU का मैथ इंजन भी देख लिया। राइट, और कंट्रोल यूनिट का कंडक्टिंग समझ लिया। साथ ही फ्लैग्स और इंटरप्ट्स का डैशबोर्ड भी देख लिया। मतलब सारे पुर्जे अब अपनी अपनी जगह पे हैं। बिल्कुल, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये रुका हुआ स्टैटिक PDF डायग्राम असल जीवन में डायनामिक एग्जीक्यूशन में बदलता है। मतलब जब मशीन असल में सोचना शुरू करती है। हाँ, और इसी पूरी प्रक्रिया को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल। हाँ, यही वो धड़कन है जो इस सिलिकॉन के टुकड़े को जिंदा करती है। ये पूरी साइकिल मुख्य रूप से 4 स्पष्ट चरणों में काम करती है। ओके, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। PDF में पहला स्टेप बताया गया है फेच एड्रेस। राइट। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इसमें प्रोग्राम काउंटर या PC ये बताता है कि अगला निर्देश मेमोरी में कहाँ रखा है और वो उस 16 बिट एड्रेस को एड्रेस बस पर डाल देता है। बिल्कुल सही, उसने पता बता दिया कि जाना कहाँ है। फिर आता है दूसरा चरण, फेच डेटा या ऑपकोड। हाँ, जैसे ही मेमोरी को वो एड्रेस मिलता है, वो वहां रखे हुए 8 बिट के ऑपकोड को डेटा बस पर छोड़ देती है
और फिर प्रोसेसर उस डेटा को लपक कर अपने अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लॉक कर देता है। एकदम सही ट्रैक पर है आप। थैंक्स। फिर आता है तीसरा चरण, डीकोड। बट वेट, मुझे यहाँ इसी चरण पर टोकना है। हाँ, बताइए क्या डाउट है? ये ऑपकोड असल में क्या होता है और ये डीकोड की प्रक्रिया फिजिकली काम कैसे करती है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई छोटा इंसान तो बैठा नहीं है जो कोड पढ़ेगा और समझेगा कि क्या करना है। तो ये होता कैसे है? बहुत सही सवाल है ये। देखिए, ऑपकोड असल में 1 और 0 की एक सीरीज होती हैं। जैसे मान लीजिए 10000। ओके, बाइनरी नंबर्स। हाँ, इसे हम एक फिजिकल चाबी की तरह समझ सकते हैं। जब ये ऑपकोड प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन डिकोडर में पहुंचता है तो ये कोई सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता। ये पूरी तरह से हार्डवेयर है। हार्डवेयर है, मतलब फिजिकली कुछ मूव हो रहा है। एक तरह से हाँ। ये जो 1 और 0 है, ये असल में हाई और लो वोल्टेज होते हैं। ओके। जब ये वोल्टेज डिकोडर के लॉजिक गेट से टकराते हैं तो वे एक खास पैटर्न में माइक्रोस्कोपिक स्विच यानी ट्रांजिस्टर्स को ऑन या ऑफ कर देते हैं। ओ, ये बिल्कुल ताले में चाबी घुमाने जैसा है। जैसे ही आप सही चाबी घुमाते हैं, सही रास्ते खुल जाते हैं और बिजली सीधे ALU या संबंधित रजिस्टर्स तक पहुंच जाती है। माइंड ब्लोइंग। मतलब वो 1 और 0 सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो असल में इलेक्ट्रिकल रास्ते खोल और बंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसके बाद आता है चौथा और आखिरी चरण, एग्जीक्यूट। ओके, तो अब रास्ता बन चुका है। हाँ, ताला खुल चुका है, रास्ता बन चुका है। अब ALU उस जोड़ने, घटाने या डेटा मूव करने के ऑपरेशन को पूरा कर देता है। और काम खत्म होते ही क्या होता है? काम खत्म होते ही प्रोग्राम काउंटर अपने आप +1 हो जाता है। ताकि वो अगली लाइन के कोड को लाने के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। वो क्या? ये जो पूरी 4 स्टेप की प्रक्रिया है, एड्रेस भेजना, डेटा लाना, उसे चाबी की तरह डिकोड करना और फिर एग्जीक्यूट करना, ये सुनने में बहुत लंबी और थका देने वाली लगती है ना? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक निर्देश पूरा करने में काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पर काम करता था। 3 मेगाहर्ट्ज? मतलब? इसका मतलब है कि ये प्रोसेसर हर 1 सेकंड में ऐसे 30 लाख माइक्रोस्कोपिक साइकिल से गुजरता है। वेट, क्या 1 सेकंड में 30 लाख बार? हाँ, ये 1 सेकंड में लाखों बार फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है सुनने में। ये गति इतनी तेज है कि ये बिजली के डिस्क्रीट पल्स को, यानी टुकड़ों में आ रही बिजली को, एक निरंतर चलने वाली कंप्यूटिंग में बदल देती है। मतलब ये इतना तेज है कि हमें वो रुकावट महसूस ही नहीं होती। एग्जैक्टली। ये वैसा ही है जैसे फिल्म की रील में अलग अलग तस्वीरें होती हैं, लेकिन जब उन्हें बहुत तेजी से आंखों के सामने से गुजारा जाता है तो वो एक लगातार चलने वाली फिल्म बन जाती है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही ब्रिलियंट है। थैंक यू। तो इस सब का क्या मतलब है? ये सारी तकनीकी चर्चा, ये मल्टीप्लेक्स की गई बसें, ये रजिस्टर, फ्लैग्स और इंटरप्ट्स, आखिर ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें कंप्यूटिंग का फाउंडेशन दिखाते हैं। राइट। इस डीप डाइव ने हमें जो सबसे बड़ी बात सिखाई है वो ये है कि एक सुप्त सिस्टम के उस PDF डायग्राम से लेकर प्रति सेकंड लाखों कैलकुलेशन करने वाली ये 8085 चिप सिर्फ कंप्यूटर इतिहास का कोई गुजरा हुआ पन्ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का एंड्यूरिंग ब्लूप्रिंट है। आज की पूरी डिजिटल क्रांति, हमारे स्मार्टफोन्स, हमारे लैपटॉप्स, सब इसी नींव पर खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि आज के आधुनिक प्रोसेसर्स इस 8085 के तरीके में थोड़ी सी चीटिंग करते हैं। चीटिंग? हाँ, वो कैसे? एक निर्देश के एग्जीक्यूट होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल करके एक ही समय में कई निर्देशों को फेच और डिकोड करने लगते हैं। अच्छा, मतलब काम को पैरेलल कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप उस जटिलता की सारी परतें हटा दें तो सिलिकॉन के सबसे निचले स्तर पर आज भी वही फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट की मूल प्रक्रिया चल रही है। वही साइकिल जो 8085 ने डिजाइन की थी। बिल्कुल, जिसे 8085 ने इतने खूबसूरत तरीके से 1970s के दशक में परिभाषित किया था। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कैसा सवाल? देखिए, एक तरफ हमारे पास ये 8085 का मूलभूत और परफेक्ट 4 स्टेप DNA है जो दशकों से नहीं बदला है, लेकिन दूसरी तरफ
हम लगातार अपने प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और उनका आकार परमाणु जितना छोटा करते जा रहे हैं। हाँ, मूर का नियम। राइट। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में ये सटीक कोरियोग्राफी, ये फेच डिकोड एग्जीक्यूट का डिजाइन हमेशा के लिए हमारी कंप्यूटिंग की सीमा तय करेगा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। या फिर क्या भौतिक विज्ञान और क्वांटम मैकेनिक्स की जो फिजिकल लिमिट्स हैं वो अंततः हमें इस परफेक्ट 8085 ब्लूप्रिंट को छोड़ने पर मजबूर कर देंगी? शायद हमें कुछ नया खोजना पड़े। एग्जैक्टली। क्या हम भविष्य में कुछ बिल्कुल नया खोजेंगे जो इस सोए हुए शहर को जगाने के हमारे अब तक के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो किसी भी तकनीक प्रेमी को आगे और गहराई से सोचने पर